Assalamualaikum to all of you. This is हमाद सफ़र शो एंड यू आर वाचिंग हमाद सफ़र लाइव शो। और आज के जो हमारे साथ गेस्ट हैं इनका नाम डॉक्टर आसिम मासूम ज़ुबैर है और इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर बहावलपुर से है, लेकिन आजकल ये यूएसए में मुकीम हैं, जो कि अपनी स्टडी की वजह से यूएसए में गए हुए हैं। सो डॉक्टर आसिम मासूम ज़ुबैर साहब को आज इनवाइट करने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि आज हम इनसे जानें यूथ के मसाइल पर। और स्पेशली मैंने इनका एक मरतबा पहले भी इंटरव्यू कंडक्ट किया हुआ है। सो मैंने आज इनको दोबारा इनवाइट इसलिए किया कि माशाल्लाह से इन्होंने डियाना अवार्ड विन किया और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही काबिल फ़ख्र बात है। और हमें इस तरह के लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो कि अपनी सोसाइटी और अपनी यूथ के लिए मोटिवेशन का सबब बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर आसिम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। और मैं इंशाल्लाह आज हम इनसे जानेंगे इनके डियाना अवार्ड विनिंग की स्टोरी की, इन्होंने किस तरह से विन किया और किस तरह से हमारी यूथ भी इनको विन कर सकती है, और इसके अलावा डिफरेंट इनकी अचीवमेंट्स पर भी बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर आसिम मासूम ज़ुबैर साहब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको काइंडली आज अपना इंट्रोडक्शन आप खुद करवाएं कि डॉक्टर आसिम मासूम ज़ुबैर साहब कौन हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं। So before going to our guest, let me tell you that this interview series is a part of Rehan Foundation, Institute of Peace and Connecting Pakistani and Connecting the World. So over to you, Asim bhai. अस्सलाम वालेकुम हमाद। उम्मीद है वालेकुम आप सब अस्सलाम। खैरियत से होंगे और जो सब व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी सब खैरियत से होंगे। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए। और ये मेरा अब आपके साथ सेकंड इंटरव्यू है। और मैंने ये नहीं सोचा था, पहला तो मेरी पास की अचीवमेंट्स पे था, मैंने नहीं सोचा था कि इतना रिसेंट कोई दोबारा से कोई अचीवमेंट आने वाली है और आ जाएगा। बिकॉज मैंने बिल्कुल ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं, जो जेन्युइन अवार्ड्स होते हैं, जो आपको ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स वगैरह पे दिए जाते हैं और जहाँ पे आपकी नॉमिनेशन भी एक थर्ड पार्टी की तरफ से जाती है, यू डोंट नो, कोई भी आपको नॉमिनेट कर सकता है। तो वो वाली जो अचीवमेंट्स हैं उनकी खुशी भी नो डाउट ज्यादा होती है इंसान को। तो वेल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नेम तो आपने बता दिया। आई एम 24 ईयर ओल्ड फ्रॉम भावलपुर, पाकिस्तान। और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का मैं अलुमनस हूँ और वहाँ से मैंने एमफिल की डिग्री हासिल की है। और अभी मैं फिलहाल यहाँ पे कैलिफोर्निया में हूँ और इंशाल्लाह अपनी पीएचडी, प्रोस्पेक्टिव पीएचडी के लिए आगे जा रहा हूँ। तो सेकंड आपकी बात पे आता हूँ कि डियाना अवार्ड क्या है। सो जो डियाना अवार्ड है वो कोई भी इंसान जो कि एज जिसकी है अप टू मैक्सिमम 25 ईयर ओल्ड, वो जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क या सोशल वर्क करता है और उसकी बिना पे दिया जाता है। और ये एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एक्कोलेड है जो कि यंग लोगों को दिया जाता है वर्ल्ड के अंदर। तो इसकी बहुत वैल्यू है। और इसकी वैल्यू इसलिए भी है क्योंकि इसको जो रॉयल फैमिली है और जो लेडी डियाना है, उनके जो बेटे हैं, उनकी इसको सपोर्ट हासिल है इस अवार्ड सेरेमनी को। और जो इस दफा भी अवार्ड सेरेमनी हुई थी तो उसके अंदर भी जो उनके बेटे हैरी हैं, उन्होंने इसके अंदर अपनी आके सारे जितने भी थे अवार्डीज, उनके लिए उन्होंने बात भी की, उनको काफी सराहा भी और उनके कामों को, और आगे भी उनको तलकीन की। जहाँ तक अवार्ड का ताल्लुक है, तो अवार्ड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सिर्फ अचीवमेंट के ऊपर नहीं मिला। इट्स अ सेट ऑफ हार्ड वर्क। यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। जब हम लोग सारे वो जो मुहावरे पढ़ते हैं ना बचपन के अंदर, कि आपको ये सारे स्टेप्स बारी बारी करके गुजरना पड़ता है, देन आप कोई चीज ऐसी करते हैं कि जिसके ऊपर आपको दुनिया एक्नॉलेज करती है। सो देयर वाज सेट ऑफ वर्क दैट आई हैव डन लाइक इन लास्ट 4 5 years, स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 16। सो तब से मैं मुसलसल करता आ रहा था। सो द मेन थिंग वाज द प्रमोशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने गोल सेट किए हुए हैं कि जो दुनिया ने 2030 तक अगर अचीव करती है, तो वो वाली जो कंट्रीज हैं वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाएंगी। उसमें हेल्थ है जिस पे मैंने काम किया, मैंने क्वालिटी एजुकेशन पे काम किया, और जो डिफरेंट उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं जहाँ पे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पर्टिकुलरली। जैसे कि पीस की बात करूं,
तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंटेशन की जरूरत, वहां भी मैंने रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा जो डियाना अवार्ड है वो अ, आगे डिटेल तो मैं आपको फिर बताता हूँ आगे चल के कि क्या क्या मैंने काम किए हैं। उसके अलावा 4-5 सालों में जब ये स्पेसिफिकली लास्ट ईयर कोविड आया, तो कोविड में मैंने 3-4-5 प्रोजेक्ट जो हैं वो कंडक्ट किए, जो कि एक ऐसे मतलब वो कहते हैं ना जिसके लिए जिगरे की जरूरत होती है, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें आप अपनी जान को खतरे में डालते हैं। वो टाइम जिसमें आप की सड़कें सारी की सारी सुनसान थी, सारा का सारा इलाका सुनसान, कोई बाहर नहीं निकल रहा, उसके अंदर मैंने और मेरी टीम ने प्रोजेक्ट किया, मैंने उसको लीड किया, उसको मतलब उसका आइडिया भी खुद जनरेट किया और उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो इन बेसिस के ऊपर मुझे अवार्ड मिला। आसिम भाई, बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमें ज़ाती तौर पर खुशी है कि माशाल्लाह आप जैसे नौजवान नस्ल जो अपने मुल्क और अपने वालदैन का नाम हमेशा बुलंद करती है। सो डॉक्टर आसिम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि ये आपको किसी एक पार्टिकुलर अचीवमेंट की बिना पर अवार्ड नहीं दिया गया, बल्कि इसमें कंसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग और आपकी बहुत सी डिफरेंट अचीवमेंट्स थी। तो मैं चाहता हूं कि काइंडली आप उन अचीवमेंट्स का जिक्र हमारे व्यूअर्स के साथ भी कीजिए कि वो कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स थी जिनकी बिना पर आपको ये अवार्ड दिया गया। जो इसका नॉमिनेशन प्रोसेस था अवार्ड का, वो बहुत एक रिग्रेस काइंड ऑफ नॉमिनेशन प्रोसेस आप कह सकते हैं। दैट्स नॉट एन इजी नॉमिनेशन प्रोसेस जो मैंने देखा है। और क्योंकि उसमें आपको सेट ऑफ अचीवमेंट्स अपनी शो करनी पड़ती हैं, जो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं वो भी, जो आपकी स्टडी वाइज और ये चलिए, और साथ फिर जो आपने यूथ लीडरशिप के अंदर आपने अचीवमेंट्स अपनी शो की हैं, यानी आपने एज अ एक यंग लीडर के तौर पे अपनी अचीवमेंट जाहिर की हैं, वो आती हैं। अब अगर मैं सबसे पहले अपनी एकेडमिक पार्ट की बात करूं, तो उसके अंदर जो मेरी अचीवमेंट्स है, सो वो उसका स्टार्ट था 2017 से, जब मैं एज अ फर्स्ट पहला फार्मासिस्ट सेलेक्ट हुआ पाकिस्तान से फॉर अ रिसर्च फेलोशिप इन हिज अंडर ग्रेड स्टडीज। मैं अभी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में था, बैचलर में था, एंड आई वाज सिलेक्टेड अमंग टॉप 30 यंग रिसर्चर्स साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन नेदरलैंड्स ने बुलाया और उनको फुली फंडेड, उनकी सारी रिहाइश, उनका हर चीज उन्होंने किया, और उनको रिसर्च फेलोशिप उन्होंने करवाई। दैट वाज अ शॉर्ट टर्म रिसर्च फेलोशिप, जिसके बाद जो है मेरा रिसर्च पब्लिकेशन ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, बड़ी मशहूर है, उसमें मेरा पेपर भी पब्लिश हुआ। और उसके बाद ये जो अचीवमेंट है, उसमें मैं जो था, मैंने एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन किया, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया वहां पे, जितने भी लोग डेलीगेट्स आए हुए थे उसमें पूरे वर्ल्ड से, उनके अंदर, ठीक है। और वहां से एक्सपीरियंस भी लिया, नोबेल प्राइज विनर से मिला, जो कि एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, मैं खुद के लिए एक कहता हूँ कि मेरी पर्सनल अचीवमेंट है कि एक नोबेल प्राइज विनर के साथ आप मिलना और उनके साथ डिस्कशन करना। और उसके बाद फिर इस एक्सपीरियंस के बाद मैं जब पाकिस्तान वापस आया, मैंने इसको और अपने प्रोजेक्ट्स में डेवलप किया, मतलब इस चीज को शो करना शुरू किया। और मैंने डिफरेंट किस्म के यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो हैं वो मैनेजमेंट जो है, स्टूडेंट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आया। लाइक बहुत सारी ये चीजें देखी जाती हैं कि हमारे यहाँ पे कन्वेंशनल सिस्टम अब तक चलता है, जो यंग लोग हैं, जैसे आप कनाडा में देखते हैं तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत यंग है। वो यंग ऐसे नहीं है कि वो एक यंग थे वो उठ के डायरेक्ट पार्लियामेंट में आ गए, उनकी अपनी यंग एज से उन्होंने एक अपने आप का ये शो किया कि उनके अंदर एक लीडरशिप पोटेंशियल है, और उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट करने शुरू किए, जिससे वो स्टेप बाय स्टेप एक छोटी एज के अंदर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इसी तरह और भी मॉडल्स हैं। तो लेकिन हमारी कंट्री में ये चीज नहीं है, हमारी कंट्री में ये ट्रेंड चेंज है। हमारी कंट्री में जो आप देखते हैं यूथ को लीड करते हैं लीडर्स वगैरह, वो खुद भी यूथ के अंदर वो नहीं करते क्वालिफाई, वो 50-60 के होते हैं, और वो यूथ विंग के प्रेसिडेंट्स होते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या चीजें होते हैं वो करते हैं। लेकिन इस चीज को थोड़ा ट्रेंड को चेंज किया अपनी यूनिवर्सिटी में, मैंने खुद से आगे बढ़ के डिफरेंट किस्म की लीडरशिप रोल्स लेने शुरू कर दिए, जिसमें स्टूडेंट्स को लीड शुरू कर दिया, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, हेल्थ से रिलेटेड ज्यादातर, क्योंकि मेरा हेल्थ की फील्ड से ताल्लुक है, फिर डिफरेंट किस्म के इवेंट्स कंडक्ट करवाना और साइंटिफिक इवेंट्स कंडक्ट करवाना और साइंटिफिक अप्रोच को शो करना। और साथ साथ जो मेरा अपना था कि मैं रिसर्च बैकग्राउंड में अपने आप को साथ लेके चलना है, जो मेरा एकेडमिक है, वो सारी मेरी चीजें चल रही थी।
Later 2018 में I was selected as a youth ambassador of Pakistan in the Youth Assembly at the United Nations। और उसका मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में भी बताया था, मैंने पाकिस्तान को 500 डेलीगेट्स में यूएन में रिप्रेजेंट किया, वेयर आवर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड अ स्पीच लाइक 2 years बिफोर। वहीं पे मैंने वहाँ पे बोला भी, स्पीक भी किया, और पाकिस्तान को स्पेशली वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जो पाकिस्तान का सारा वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के अंदर जो पाकिस्तान ने अपना एक किरदार अदा किया, जो इतनी अपनी जानें गंवाई, वहां से लेकर पाकिस्तान का जो सफर है अपने आप को स्टेबल करने तक का, यानी कि किसी और की वॉर में, वो सारा चीज रिप्रेजेंट की। साथ साथ अपने हेल्थ प्रोफेशन पे भी बात की, नई चीजें सीखी, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आप सुनते हैं बड़ी न्यू इन हो गई है, उसमें मेरा एक रिसर्च पेपर भी है, वो वाली चीजें भी वहां से सीखी। ठीक है, वापिस आया तो उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मैं आगे एज अ ग्लोबल यूथ एडवोकेट सेलेक्ट हुआ, जिसमें मैंने जो हमारे मेरे जैसे शहर बहावलपुर है उसके डिफरेंट स्कूल्स विजिट किए। और डिफरेंट स्कूल विजिट करने के बाद वहाँ पे टीचर्स को और वहाँ पे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेनिंग दी। ग्लोबल स्कूल यानी कि एक मिशन था कि जो यूएन के गोल्स हैं वो हमारे जो करिकुलम है उसका पार्ट नहीं है, मतलब कि आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं। यूएन ने आपको एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया हुआ है कि आपने अगर पॉवर्टी खत्म करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, आपने अगर एजुकेशन पे करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आपने अगर सस्टेनेबल सिटीज पे करना है, हेल्थ पे करना है, आप कैसे कर सकते हैं। उन्होंने गोल्स के फिर आगे सब गोल्स दिए हैं, पर ये आप तभी कर सकते हैं कि जब आपका जो एक बच्चा है वो प्राइमरी लेवल से ये बात जानता है कि क्वालिटी एजुकेशन क्या चीज है। जब उसको इस बात का पता ही नहीं होगा कि क्वालिटी एजुकेशन क्या चीज है, तो वो जो बच्चा है वो बड़ा होगा, उसको शायद लगेगा कि हाई स्कूल से किसी प्राइवेट कॉलेज में चला जाना दिस इज क्वालिटी एजुकेशन। उसको ये नहीं पता होगा कि दिस इज आवर बेसिक राइट, कि उसको 2-3 क्लास में ही ये वाली चीजें मुयस्सर होनी चाहिए थी। या वो बच्चा क्या समझेगा, वो ये समझेगा कि वो 7, 5, 6, 7, 8, 9 क्लास में माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ता रहा है, तो जब वो एफएससी में आ गया तो उसने आज अपनी पहली दफा माइक्रोस्कोप देख ली कि दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। नो, दिस इज नॉट क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन इज कि व्हेन ही इज स्टडिंग इन अ 3-4 क्लास ही नो हाउ टू ऑपरेट अ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे मैंने स्कूल सिस्टम में देखा है, बाहर बाहर के जो स्कूल सिस्टम्स हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है तो वो जब स्कूल के अंदर दाखिल होता है, लाइक अभी वो प्राइमरी स्कूल में है, तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड भी रखनी आती है कि स्लाइड कैसे लगाते हैं। और हमारे ये बच्चे एफएससी लेवल पे सीख रहे होते हैं, तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी और पीएचडी लेवल पे जाके क्या करना है, टाइम उनका गुजर जाना है और उन्होंने आगे, और मतलब हमने वही 20, 25, 30 साल पीछे रहना। तो ये वाली मेन गोल था कि स्कूल्स में एजुकेट किया जाए कि वो अपने बच्चों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़े। तो 1 साल मैंने उस टेन्योर के तौर पे काम किया। लेटर ऑन आई वाज सिलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईयूबी साइंस सोसाइटी। तकरीबन जो साइंस की फैकल्टीज हैं वहाँ पे जितने भी साइंस में आती हैं, तो उसके अंदर मैंने उस पूरी सोसाइटी को लीड किया। मैंने तकरीबन 10 से 12 प्रोजेक्ट्स करवाए, जिसमें कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं जो कि कंसिडरेबल जिसे आप कह सकते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में मैं खुद नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मीडियाज ने कहा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा बज़ाहिर आपको सुनने में लगेगा, लेकिन आप जब आप देखेंगे कि वो कितने मुश्किल हालात में किया गया, तो फिर आपको उसका वैल्यू का अंदाजा होगा। तो वो प्रोजेक्ट्स क्या थे, वो सबसे पहले तो हमारा जब कोविड स्टार्ट हुआ, तो कोविड के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान पूरा बंद पड़ा, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी एज अ यूथ भी हमारी जिम्मेदारी। तो सबसे पहले तो मैंने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की, इंटरेक्टिव किस्म के ये जिसे कहते हैं सोशल मीडिया ब्राउशर्स, और ये जो चीजें होती हैं प्रिंट मीडिया, इसके जरिए अवेयरनेस स्टार्ट की, जगह जगह तक पहुंचाए, फार्मेसीज के जरिए लोगों तक अवेलेबल किए कि ये आप इसको रीड आउट करें और आपको सारा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आपने कोरोना में कैसे एहतियात करना है। मुझे फिर ये लगा कि ये भी छोटा लेवल है, मतलब इससे भी आगे बढ़ के किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच है, IEEE इंजीनियरिंग की ब्रांच है। तो देवर विलिंग टू प्रोवाइड मी फंडिंग। उन्होंने कहा कि अगर आप फ्रंट लाइन पे जाके लीड करते हैं, रिस्किंग योर लाइफ, बिकॉज उस टाइम ये लाइफ रिस्क करने वाली बात थी। कोरोना जब स्टार्ट में आया था, ये भी नहीं पता था कि बुखार में क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या चीजें स्टार्ट में करनी है वो। तो आप अगर करना चाहते हैं, वी कैन प्रोवाइड यू द फंडिंग। तो उन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की, स्टार्टिंग जो फंडिंग थी वहां से प्रोवाइड हुई। तो हमने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया कि हमारे उस टाइम डॉक्टर्स को
जिसे कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीज, उनकी बहुत ज्यादा उनको शॉर्टेज थी, जिसमें हैंड सैनिटाइजर और वो गाउन और ग्लव्स और ये सारी चीजें शामिल है, इनकी शॉर्टेज। तो मैंने कहा क्यों ना हम इसमें से जो हैंड सैनिटाइजर वाला पार्ट है उसको खुद बनाएं, हम अपनी लैब में खुद प्रिपेयर करें, लाइक बीइंग एमफिल स्टूडेंट। मतलब ठीक है, अगर हम अभी वहां उस लेवल पे नहीं जा सकते, हम वैक्सीन्स नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास उतनी एक्सपर्टीज और इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है, तो जो चीज हम कर सकते हैं वो तो करें ना। मैं कर सकता हूँ अपनी एक लैब में छोटी सी, वो चीज करनी चाहिए। मैं आपको हमाद बताऊं कि उस लैब के अंदर नियरली हम लोगों ने 5,000 बॉटल्स ऑफ हैंड सैनिटाइजर बनाया, जो कि वर्थ रखता है तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए का। ठीक है, और वो हमने डॉक्टर्स में उस टाइम जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनमें, और हमने डॉक्टर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स उनमें तकसीम किए। अच्छा, डॉक्टर्स को दिया तो डॉक्टर्स बहुत उस टाइम खुश हुए। मैं आपको बताऊं वो टाइम वो था कि जब एक डॉक्टर को एक मास्क दिया जा रहा था 2 हफ्ते के अंदर, इतनी मास्क की शॉर्टेज थी, और वो डॉक्टर जो था वो कहता था कि मैं ये कैसे पहनूं, और हैंड सैनिटाइजर तो बहुत दूर की बात है ना, वो तो ऐसे मार्केट से बिल्कुल गायब हो गया था। तो मुझे बहुत डॉक्टर्स के मैसेज आते थे, आप ये देखेंगे मुझे पेशावर से और पता नहीं किधर किधर से मैसेज आते थे, इवन कि मुझे हमारी जो फोर्सेस हैं उनके जवानों के मैसेज आते थे, हमें भी प्रोवाइड कर दें प्लीज। ठीक है, उसमें पुलिस भी, उसमें फौज के भी शामिल। मैंने जितने इदारे हैं, पुलिस है, हमारी आर्मी है, उसमें हमारे जो स्कूल्स के जो उस टाइम अमला था जो काम कर रहा था, सिक्योरिटी वाले, उनको, इवन के जो मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो सिटी के जो हमारे वेंडर्स थे उन तक को प्रोवाइड किए। फिर मुझे लगा कि वेंडर्स को सिर्फ ये देने नहीं चाहिए, इनको बताना भी चाहिए, इनको अवेयर भी साथ कर दें कोविड का। तो मैंने निकल के उस टाइम मास्क पहना हुआ, और जो जाहिर बात है इस फल फरोश सब्जी फरोश है वो, इनको साथ साथ गाइड भी किया कि कोरोना में आपने अपनी एहतियात क्या करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि इस टाइम पूरा पाकिस्तान बेशक घरों में बैठा हुआ है, लेकिन आप लोग वो हैं कि आप भी फ्रंट लाइन के तौर पे इस कौम की खिदमत कर रहे हैं, इसको खाना पहुंचा रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो उनकी अवेयरनेस भी की। और उसके बाद हुआ ये कि ये प्रोजेक्ट तो मैंने कर लिया, लेकिन जैसे ही आई थिंक मुझे याद है कि जो पिछले साल जो है ईद उल फितर थी, उससे 3 या 4 दिन पहले मैं अफेक्टेड हुआ, मुझे खुद कोविड हो गया, और मैं वो उन स्टार्टिंग लोगों में हूँ जिनको पहले दूसरे महीने तीसरे महीने, पहले दूसरे तीसरे महीने के अंदर कोविड हुआ था। और बहुत बुरा टाइम वो मुझ पे गुजरा, 14-15 डेज, क्योंकि उस टाइम तो, अब तो कोविड जो है वो आम चीज हो गई ना, लोग इतना सीरियस नहीं लेते। ठीक है, लेकिन स्वेयर सिम्टम्स भी हो जाए, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम लोगों की जानें ज्यादा इसलिए जा रही थी क्योंकि उन पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहा था, वो सोच रहे थे हम तो शायद मर जाएंगे, इसलिए उनकी यही सोच की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती थी। उस टाइम के अंदर ये सारी काम किया। अच्छा, ये तो कोविड में फिर सिर्फ एक काम हो गया, ये वाला जो इस लेवल पे किया, जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी काफी मिली। उसके अलावा मुझे ये था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एजुकेशन बहुत मुतासिर हुई हुई है। तो जब जिस टाइम में बच्चे बैठे सिर्फ पबजी खेल रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, क्यों ना इनको थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए जो हमारे यूएन के गोल्स हैं उनसे रिलेटेड। तो मैंने इन्वायरमेंट पे काम किया, मैंने ऑनलाइन इवेंट्स कंडक्ट किए जिसमें इन्वायरमेंट की अवेयरनेस थी, जिसमें बायोडाइवर्सिटी की अवेयरनेस थी, जिसमें कैंसर की थी। उस साल हमने फिजिकल इवेंट भी करवाया, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जो कि कैंसर का प्रिवेंशन इवेंट था, और टोटल स्टूडेंट बेस्ड था, नो फैकल्टी वाज इन्वॉल्व इन दैट, उनकी सपोर्ट लाजमी थी, लेकिन स्टूडेंट लेवल पे करवाया, पूरे सिटी से डिफरेंट लोग आए, डॉक्टर्स आए, नोवार्टिस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उसको स्पॉन्सर किया, कैंसर की प्रिवेंशन पे, अवेयरनेस पे बहुत काम किया। और वो था कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने को ही बड़ा टैबू समझा जाता है, आपने हमारा देखा होगा। लेकिन आपको क्या पता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है, हर 10 में से 3 खवातीन जो है वो इसका शिकार हो रही है। क्या क्या आप ये समझते नहीं है कि ये रेशो बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आप इसको पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करें। लेकिन क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो इस चीज के बारे में डिस्कस भी नहीं किया जाता, जबकि हेल्थ से रिलेटेड इन चीजों में हमारे दीन की कोई पाबंदी नहीं है कि आप कर सकते हैं, आप अवेयरनेस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि किन वजूहात की वजह से होता है, आपको कैसे कैसे अर्ली डायग्नोसिस में ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करना है। तो इस वजह से हमारी कंट्री में ब्रेस्ट कैंसर की शरह बहुत ज्यादा। तो कैंसर पे काम किया।
और कैंसर पे काम करने के अलावा जैसे मैंने आपको बताया और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे जो ऑनलाइन कंडक्ट किए, तो ये एक पूरा सिलसिला था। और ये मैंने अभी आपको मेजर मेजर बताया है, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक का बताने लगूं तो मेरे ख्याल से हमारा 4-5 घंटे का यही इंटरव्यू ऐसे ही चलता रहे। इसमें अगर आपने कोई मुझसे कोई डिटेल पूछनी हो तो आप पूछ सकते आसिफ भाई, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी चीज़ों को हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाया और अपनी डिटेल्स बताई इस पूरी जर्नी को। आसिफ भाई, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने डियाना अवार्ड विन किया उसके बाद आपकी जो टीचर्स थे उनका क्या रवैया था, और उन्होंने आपको माशाल्लाह से ज़ाहिर बात है अप्रिशिएट किया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ। यस्टरडे मेरे कुछ कॉलीग्स हैं, वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और वो मुझे बता रहे थे कि हम अपनी बीएस करने के बाद फ़ौरन इस यूनिवर्सिटी से ना किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। मैंने रीज़न पूछी तो कह रहे थे कि हमारे टीचर्स कुछ इस तरह के हैं कि लाइक अगर हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं इंग्लिश में या थोड़ा सा अच्छा बोल देते हैं, तो वो टीचर्स नेक्स्ट टाइम यूँ करते हैं कि ये बच्चा हमसे ज़्यादा बेहतर क्यों बोल रहा है, या हमसे ज़्यादा इसने क्यों इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। सो इस किस्म के वो कह रहे थे कुछ टीचर्स हमारी क्लास में होते हैं। सो इस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या ऐसा है, और क्या इस तरह के कुछ टीचर्स होते हैं, और क्या पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में ये चीज़ है? काइंडली इस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं और भी पूछना चाहता हूँ, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक डीन ऐसे भी हैं कि अगर वो किसी लड़के को किसी लड़की के साथ देख लें तो वो उसको बताएंगे नहीं, लेकिन बाद में उसके मार्क्स वगैरह कटिंग या वट एवर जो भी वो करते हैं। तो कहने का मकसद ये इस बात में कितनी हकीकत और सच्चाई है, क्योंकि आपने यहाँ से एम फिल किया है, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, तो काइंडली इसके बारे में बताइए। हैं। इसमें दो चीजें हैं हमाद। मैं देखें, मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर बता दूं कि मैं आज तक जो अचीवमेंट्स करता गया हूँ, अपने गोल्स बना के आगे बढ़ता गया हूँ ना, तो मैंने जब भी कभी बात किया तो मैंने ओपनली बात किया, मैंने घबरा के बात नहीं की। और इस वजह से सिर्फ इसी अपनी ओपननेस की वजह से और अपनी जेन्युइनिटी की वजह से जो मैं कर देता हूँ, उसकी वजह से मैंने बुलिंग बहुत फेस किया है अपनी लाइफ में 4-5 साल में। शदीद किस्म की बुलिंग, मतलब कोई जैसे कहते हैं ना कि आपको डिफरेंट चिढ़ाना, आपको चीजों से आपको तंग करना, आपको मतलब डिफरेंट चीजों में फंसा देना, जैसे हमारी फाइलें घूमती है ना, तो ये वाली चीजें मैंने बहुत फेस की। अब आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है, वेल, दो चीजें हैं इसमें कि जो टीचर्स हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया, नो डाउट। मुझे जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, बिकॉज जाहिर बात है जिस तरह का इंसान होता है वो उस तरह के अपने मेंटर्स भी उसी तरह के ही रखने पसंद करता है। जो कि एक ऐसा इंसान है जो कि जिसको काम करना पसंद है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने कौम के लिए कोई अपनी कौम की खिदमत करना चाहता है, तो वो अपने मेंटर्स भी उसी तरह के तलाश करता है। और मेंटर तलाश करना भी बहुत जरूरी है, और ये भी एक फन है। हमारे अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो गलत मेंटर्स के हाथ में चढ़ जाते हैं, और फिर उनका कैरियर भी तबाह होता ही होता है, लेकिन वो अपने आप को भी वहां से कुछ गेन नहीं करके जाते। तो माशाल्लाह से मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ताला ने कुछ बहुत अच्छे उस्तादों से नवाजा है जिंदगी में, मेरे कॉलेज लाइफ से लेके, स्कूल लाइफ से लेके, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ तक, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है। और उसमें मेरी चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, नो डाउट कुछ चीजें अल्लाह ताला की तरफ से आपको गिफ्ट गॉड गिफ्टेड होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे डायमंड होता है, उसको आप तराशते हैं तो वो डायमंड तक पहुंचता है। तो इसी तरह कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी जरूरी होती हैं आपकी लाइफ में, और वो आपको बेशक उस्ताद ही प्रोवाइड करते हैं। उसमें मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं, मेरे इवन अपने सुपरवाइजर जो हैं, डॉक्टर असदुल्ला मदनी, डॉक्टर रईस अख्तर, और उसके अलावा डॉक्टर उस्मान मिन्हास, डॉक्टर महमूद, इस तरह के बहुत सारे नेम्स हैं वहाँ पे। डॉक्टर काजी अदनान मेरी यूनिवर्सिटी में, और भी बहुत सारे नेम्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत हमेशा सपोर्ट किया, बहुत मैंने उनसे कुछ सीखा भी। उनकी इवन सिर्फ रोजमर्रा की एक्टिविटीज से भी सीखा। तो अच्छे टीचर्स में अगर अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ भी आ जाता हूँ। पूछा तो आपने काफी क्रिटिकल सा है वैसे, ठीक है, लेकिन मैं आपको ओपनली इसके बारे में बात करता हूँ। आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया है कि ये चीजें पाई जाती हैं हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में कि एक बच्चा अगर अच्छा काम कर रहा है
तो कुछ उससे जो एनवियस किस्म के जेलस होने वाले अनासिर हैं, वो समझते हैं कि ये इस एज में ये काम कर रहा है। तो ये मैं एग्री करता हूँ, ये जो आपने बात की है वाकई ही ये सच है। ऐसे बल्कि आपको ये बताऊं कि 90% ऐसे हैं, टेन बिल्कुल ऐसे परसेंट हाँ एग्जैक्टली। 10% ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि ये हमारा बच्चा है, ये आगे बढ़े, ठीक है, और ये आगे बढ़ के कुछ करे जिंदगी में लोगों के लिए, और हम फख्र से कह सकें कि इसको मैंने पढ़ाया, इसको मैं इस मुकाम तक लेके आया। लेकिन आपकी बात जैसे आपने जो कही है, बच्चे ये वाली कंप्लेन करते हैं, ठीक है, लेकिन इस पे कोई खुल के बात नहीं करता, मीडिया में भी कोई खुल के बात नहीं करता, क्योंकि रिश्तेदारियां और वो सारी चीजें खराब हो जाती हैं ना, सारे ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के वाकई ही हैं लोग जो कि बच्चे की अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, जैसे आपने कहा, तो कहा कि ये तो हमसे अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज किया, तो बच्चे को इतना रुला दिया, उसको इतना तंग किया कि वो इदारों से ही बदजन हो जाए। और ये सिर्फ एक आप इस यूनिवर्सिटी का आपने, क्योंकि आपको एक स्टूडेंट ने कह दिया ना, आप एक सर्वे करा के देख लो, आप सोशल मीडिया पे, आप पाकिस्तान की मोस्टली स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आप जितनी उठाओगे, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जितनी अच्छी हो, वहाँ के वाइस चांसलर जितने अच्छे हों, जो भी आपको कोई अच्छे डीन्स मिल जाएं, अच्छे टीचर्स मिल जाए, पर स्टिल आपको ज्यादातर वहाँ पे जो हमारे एकेडमिक लोग हैं, जो हमारे वहाँ पे जो हैं हाई पोस्ट पे, वो आपको इसी तरह के मिलेंगे कि उनसे ये चीजें नहीं बर्दाश्त होती कि ये यंग लोग करें। अच्छा, ये तो अभी पैदा हुआ है, ये तो अभी अंडे से निकला है, इस तरह के अल्फाजात अलकाबात बच्चों को बोले जाते हैं, अल्फाज बोले जाते हैं। तो वो तो अभी अंडे से निकला है, और मतलब अच्छा तू ये करके दिखाएगा। और बच्चा अगर करके दिखा देता है, तो फिर उसके बाद भी उस चीज को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, कहा जाता है कि बस इसकी चीज को दबा के ही रखो, कहीं ये ना हो कि ये यहाँ पहुंच जाए। और ये वाली चीजें मैंने खुद भी पर्सनली बहुत फेस की हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ कि मैंने ये इस तरह की चीज एक अपने साथ भी फेस की है कि मैं प्रैक्टिकल मेरा था, तो मैं प्रैक्टिकल के लिए जैसे सारे स्टूडेंट्स, अब आपने कहा है तो मैं स्टोरी सुना देता हूँ। सारे के सारे स्टूडेंट्स जो थे वो बारी बारी अपने अपने प्रैक्टिकल के लिए जा रहे थे अंदर, वाइवे के लिए, तो मेरा एक वाइवा था। तो उसमें हुआ ये कि जो मुझे पता लगा कि कोई एक्सटर्नल के रूम में गया और उनको जाके कहा है कि इस बच्चे को फेल करना है, और इसको कम मार्क्स रखने हैं, फेल करना है। और ये बात मुझे एक मेरे सीनियर ने ही बताई है, जो उसमें रूम में था, और वो भी उसने बताई जब वो यहाँ से एक्स हो गया था। तो इस बच्चे को आपने फेल करना, और आगे से लफ्ज क्या बोले, ये बोले कि ये अभी अभी इधर से होके आया है बाहर से, तो ये आके हमारा ही उस्ताद बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो आपने कही ना, ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, ये हर इदारे में हो रहा है यहाँ पे। इस वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो डिग्रीज करके निकल रहे हैं, और लेकिन उनके पास कोई उनका सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं, कोई स्किल्स नहीं है, उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। लेक्चर्स पे लेक्चर्स जो हो रहे हैं, थ्योरेटिकल सारा मामला चल रहा है, लेकिन वो चीज, लेकिन अगर मैं अपने इदारे की बात करूं, तो कंपैरेटिवली इट इज फार वे बेटर देन मेनी अदर यूनिवर्सिटी। मैं इवन यहाँ से अगर बात करूं, मैं थोड़ा सा अपनी और इस जनूबी पंजाब की साइड पे जाऊं, दूसरी साइड पे, तो वहां के इदारों की बात करूं, वहां इससे भी ज्यादा कंजर्वेटिव है। और इवन क्या आप ये बात करते हैं कि सम यूनिवर्सिटीज लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उसके बारे में मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं, हालांकि वो लाहौर में है, जिसे एक बड़ा ओपन माइंडेड शहर कहा जाता है, लाहौर को कराची को, उस जैसे में ये वाला कल्चर है कि स्टूडेंट्स को, ये स्टूडेंट्स बताते हैं, मैं अपने कोई रिमार्क्स नहीं दे रहा, स्टूडेंट्स, मुझे कई दफा मेरी बात होती है, तो पर्सनली वो कहते हैं वहां पे तो बड़ा दबा के रखा जाता है। और ये दबाने वाला कल्चर जो है, ये हमारा सिर्फ फिर एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, ये तो हमारे ब्लड में है, हमें गोरों ने दबा के रखा था। और वो जाते हुए क्या के गए थे कि बेटा आपने आगे दबा के रखना है सबको, ठीक है, आपने सिर्फ अपने बच्चों को, अपनी औलाद को नहीं दबाना, लेकिन आपने बाकी जिसकी भी औलाद है, आपने उसको दबा के रखना है कि वो जो है वो आगे ना बढ़ पाए, वो आगे कुछ ना कर पाए। तो इसका नतीजा यही है, हमारी इकोनॉमी दबी हुई है, हमारा हेल्थ सेक्टर दबा हुआ है, हमारा एजुकेशन सेक्टर दबा हुआ है, आपके सामने। हासिम भाई बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही है। और अनफॉर्चुनेटली ये तमाम चीज़ें हमारे इदारों में पाई जाती हैं, और जब तक ये चीज़ें हम सही नहीं करेंगे या अपने आप को सही नहीं करेंगे, जब तक हम
ये नहीं सोचेंगे कि अगर इस शख्स की वजह से हमारे माशरे में बेहतरी आ सकती है और हम मोटिवेट नहीं करेंगे दूसरों को, तो तब तक ये चीज़ें फिर ऐसे ही रहेंगी। हमें अपना ज़ाती एहतसाब करना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। और इस तरह के नौजवान, स्पेशली हमारी यूथ को मोटिवेट करना चाहिए, जो आप जैसे लोग अपनी सोसाइटी या अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा आसिम भाई, मैं एक बात आपसे मज़ीद पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि वो लोग जो डियाना अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मुस्तकबिल में, सो काइंडली आप उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए कि इसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपकी अपनी स्टोरी है काइंडली वो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग जिनमें पोटेंशियल है या वो लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं, सो आप काइंडली उनके साथ थोड़ा सा ये शेयर कर दीजिए अप्लाइंग प्रोसीजर। और इसके साथ साथ एक बात मैं और भी मज़ीद आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिसेंटली हमारे यूनिवर्सिटी एक निजी यूनिवर्सिटी है, लम्स यूनिवर्सिटी, और उसको कहा जाता है कि वो मतलब बड़ी ओपन माइंडेड और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है लोगों की नज़र में और पाकिस्तान में। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ पे अभी रिसेंटली एक फंक्शन हुआ था जिसमें फ़ीमेल्स और मेल्स इकट्ठे डांस कर रहे थे, और वो उन्होंने इस किस्म के लिबास ज़ेब तन किए हुए थे जो कि एक इखलाकियात के दायरे में मे भी ना आते हों। सो आप उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देना चाहेंगे कि क्या ये तमाम चीज़ें एक इस्लामिक ममालिक में होनी चाहिए, और हमारे तालीमी इदारों को क्या ये चीज़ें हमारे तालीमी इदारों में होनी चाहिए, और इसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं अगर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो? काइंडली इस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। पहली जो आपकी बात आपने कही है नॉमिनेशन प्रोसेस वाली, तो नॉमिनेशन प्रोसेस का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो तो स्टूडेंट्स के पास मैं बड़ा ये देख के मुझे अफसोस हुआ कि जो डियाना अवार्ड है वो इस दफ़ा जो है वो सिर्फ हमारे जो अगर पाकिस्तान के नेटिव लोगों की बात करें तो उसमें वो सिर्फ 6 लोगों को मिला है, ठीक है। और उसके अलावा 2 पाकिस्तानी निजात भी हैं इसके अंदर, और ये एक बहुत ही कम रेशियो है। लेकिन अगर इंडिया का मैं आपको बताऊं, इंडिया की जो रेशियो है, तो इंडिया में तकरीबन 50 से जायद जो हैं यंग जो लोग हैं, 50 60 70 100 तक भी होगी शायद उसकी तादाद, क्योंकि जो मैं लिस्ट देख रहा था मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन उसमें जो नाम नजर आ रहा था हर एक दो के बाद इंडियन आ रहा था। तो उसकी कहीं ना कहीं वजूहात ये है कि जो हमारी प्रायोरिटीज है वो इसमें नहीं है। हमारी एक्चुअली जो यूथ लीडरशिप है, जाहिर बात है यूथ लेवल पे बच्चे प्रोजेक्ट कोई करेंगे तो उनकी नॉमिनेशंस होंगी, और कोई कंसिडरेबल प्रोजेक्ट करेंगे तो होंगी ना। हमारा मसला ये है कि हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक रह गए हैं। मतलब कोई देखता है कि मतलब कोई वबा आ गई है, कोई देखता है कोई चीज आ गई है, कोई दिन आ रहा है जो कि सेलिब्रेट करने वाला है, तो उस दिन क्या किया जाता है, उस दिन जी छोटा सा वो केक शेक रख लिया, वो ऐसे 5 10 लोग इकट्ठे कर लिए, एक अपना डीएसएलआर वाला बच्चा भगवा लिया यूनिवर्सिटी से, तो उसको बुलवा के ऐसे 5 10 फोटोज ली, और वो 4 5 फोटोज लेके बस वो उसे फिर सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाया कि शायद पाकिस्तान की कल को पाकिस्तान के अंदर कल से हेपेटाइटिस खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान में जो टीबी से हर साल 1.5 2 लाख अमवात हैं वो खत्म हो जाएंगी। हमारा माशाल्लाह से पाकिस्तान में टीबी प्रोग्राम रन कर रहा है यूएन के अंडर। लेकिन अगर आप अचीवमेंट पाकिस्तान की देख लें तो अभी पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आता है टीबी की लिस्ट में, ठीक है। इतनी फंडिंग होने के बावजूद भी, क्योंकि जब वो काम ही सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, ठीक है। हमारे आपको आपको तो इस बात का अच्छा पता होगा कि आजकल तो मैं अब क्या कहूँ, सब कुछ ही सोशल मीडिया पे ही होता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे जब काम ही सारा सोशल मीडिया पे हो रहा है, कम्युनिटी लेवल पे कुछ नहीं हो रहा, मतलब किसी फैमिली को किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या होगा। और फिर उसकी उसकी अलहदा उससे जो नेक्स्ट बात करूं तो वो ये है कि जो हमारे यंग जनरेशन है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात की है, यंग जनरेशन में कोई बच्चा उठ के, ये तो मैं हूं कि मैंने बुलिंग इतनी फेस किया, या जो बाकी ऐसे हैं स्टूडेंट पाकिस्तान में बहुत सारे हैं जो बुलिंग फेस कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक हुनर अल्लाह ताला देते हैं कि आप लोगों की बातें, कड़वी बातें, लोगों के टॉन्ट और लोगों की क्या चीजें जो वो आपको बोलते हैं वो सारी आप चुपचाप उसको है वो आप पी जाएं, ठीक है। तो ये चीजें बर्दाश्त की हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हमारी मैक्सिमम यूथ में ये कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये कैपेसिटी भी नहीं पैदा की जाती बच्चों के अंदर, और उनको यही रखा जाता है कि जब तुम
30-35 साल की एज में हो जाओगे फिर तुम तब जाके करना, ठीक है। तब तक उसकी ये कैपेबिलिटी नहीं रहती, नीचे वाली न्यू जनरेशन आ जाती है। फिर होता यही है कि जिस तरह अभी एजुकेशन पॉलिसीज बन रही हैं, एजुकेशन पॉलिसीज बनाने वाले जो हैं वो पैदा हुए हैं 1960 में, 1950 में, 1970 में, ठीक है। और वो उस टाइम की एजुकेशन पॉलिसीज बना रहे हैं कि जिस टाइम हमारे पास जो है वो कंप्यूटर भी नहीं पहला हमारा आया था, जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड कंप्यूटर जिसे कहेंगे, जो कम्युनिटी में यूज होता हो, हमारे पास वो भी अवेलेबल नहीं था। हमारे पास इंटरनेट नहीं था। हमें ये नहीं पता था कि इंटरनेट जो है वो अपॉर्चुनिटीज का खजाना है पूरी दुनिया का। आप पाकिस्तान में बैठ के आप अमेरिका की किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने ये चीजें पढ़ी नहीं है। जब उन्होंने नहीं पढ़ी तो वो आते हैं क्लास में, तो वो क्लास में आके वो आपको यही चीजें पढ़ाएंगे ना कि भाई वो पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम ये था, दूसरे का ये था, तीसरे का ये था। वो ये नहीं आपको बताएंगे कि बेटा ये जो अभी है वो अभी वेबसाइट्स डेवलप हो गई हैं, जैसे freelancer.com है, जैसे फाइवर है। उस पे आपको पता है अगर आप सिर्फ बैठ के एक हफ्ते में ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें तो आप फाइवर पे जो है वो हर हफ्ते के आप 50-100 डॉलर कमाने लग जाएंगे। या बच्चों को ये बताया जाता है कि बेटा ये जो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी कम्युनिटी में, आप छोटे छोटे अपने कम्युनिटी लेवल पे प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं अगर आपको एजुकेशन सिस्टम की बात करूं जो कि इंग्लैंड में है, तो वहां पे जब एक स्टूडेंट अपनी 5-6 क्लास क्रॉस करता है तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट उसको दे दिया जाता है जो कि उसने अपनी कम्युनिटी में करना होता है। तो जो उसमें से टॉप के बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स करते हैं, कि इवन के वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आता है बच्चों को, मतलब सिलेक्टेड बच्चों को जिन्होंने बहुत टॉप पे यानी डेडिकेशन से किया होता है। मतलब आप देखें कि एक 10-15 से 20 साल या मैक्सिमम 25 साल कह लें उसका, टीनेजर से लेके एक एडल्ट अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो आपको प्राइम मिनिस्टर लेवल पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपके अंदर वो एक खुद ब खुद अपनी कौम के लिए पेट्रियटिज्म, अपनी कौम के लिए कुछ करने का जज्बा जाग जाएगा। लेकिन इधर अगर आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो अगर कोई उठ के ये कह देगा कि ये तो हमारी सीट पे आके लग जाएगा कल को, तो इसकी ऐसी की तैसी फेर के रख दो, तो उसके बाद बच्चों ने क्या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करने और उन्होंने क्या डियाना अवार्ड जीतने। लेकिन हमें इसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकालना, जारी बात है। अगर हम इस तरह के एनवायरनमेंट में हैं, इसको हम लोगों ने यूथ ने चेंज करना है ना, तो यूथ को सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज होगा मेरा जो इससे रिलेटेड वो यही होगा कि जितनी मर्जी बुलिंग आपकी की जाती है यूनिवर्सिटी में, आपकी इदारों में, आपकी स्कूल्स में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, सारी चीजों को बर्दाश्त करते रहें। जिस स्किल में आपको लगता है आप बेहतर हैं उस स्किल में आगे बढ़ते जाएं और फिर अपनी कंट्री को उसी परफेक्शन के साथ आप रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और जब आप अपनी इस तरह की कंसीडरेबल अचीवमेंट्स इकट्ठी कर लेंगे तो आपकी नॉमिनेशन जा सकती है, आपकी नॉमिनेशन होगी। जो उसका प्रोसीजर है वो यही है कि आपके पास अगर अचीवमेंट्स हैं, आपने कम्युनिटी लेवल पे काम किया, आपने यूथ लेड काम किया, स्पेशली आपने ऐसा काम किया है जो कि कंजर्वेटिव सिस्टम को खत्म करना, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि लिबरल हो जाना, ये उस चीज की बात नहीं कर रहा। ये उस चीज की बात है कि जो एक कंजर्वेटिव सोच है, ठीक है, कि आप यूथ हैं, आप यंग हैं, तो आप ये नहीं कर सकते, उस चीज को खत्म करके अगर करेंगे तो आपके खुद ब खुद आप कोई भी आपको नॉमिनेट कर सकता है। इवन के जो है मैं आपको नॉमिनेट कर सकता हूँ। आप मुझे अपनी सारी अचीवमेंट्स वगैरह सारी चीजें भेज दें, उसके बाद मैं आपकी एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ। डियाना अवार्ड की वेबसाइट के ऊपर लिंक अवेलेबल है जहाँ से आप कोई भी जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है किसी के लिए भी। तो आपको कोई नॉमिनेट करेगा, लेकिन कोई सेकंड पर्सन आपको, थर्ड पार्टी जो है जो नॉमिनेट करे स्पेसिफिकली, जो आपको बड़े पर्सनली जानता हो, जिसने आपकी सारी चीजें देखी हो, जो खुद भी इंसान एक कंसिडरेबल पोस्ट पे हो, लाइक कोई आपको प्रोफेसर अगर नॉमिनेट करता है तो जाहिर बात है वो एक प्रोफेसर लेवल पे है, वो कुछ फेक चीज आपके बारे में नॉमिनेट नहीं करेगा क्योंकि फेकनेस भी पाई जाती है ना हर जगह। तो वो आपको नॉमिनेट कर सकता है, तो वो इस बात की गारंटी रहेगा कि ये सारी चीजें आपने की हैं। फिर उसमें उन्होंने एविडेंस मांगे होते हैं कि जो की है उसका प्रूफ दें। तो वो सारे जो हैं आप प्रूफ, वीडियो क्लिप्स, और जो लोगों के इंटरव्यूज हैं या लोगों के जो रिव्यूज हैं, जो सारी चीजें हैं वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर आप कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसमें रेफरी वाला प्रोसेस भी होता है, तो एक रिग्रेस प्रोसेस है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी कंट्री के जो यूथ है जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहा है, काम कर रहा है कंट्री के लिए, किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहा है, ठीक है, वो बेशक इवन के कोई ऐसी फील्ड है जो कि एजुकेशन से ताल्लुक नहीं रखती, वो कोई और भी फील्ड है, वो उसमें भी उसकी नॉमिनेशन हो सकती है। तो ये ज्यादातर, लेकिन ये अवार्ड इस बेस पे मिलता है जो आपने कोई ह्यूमैनिटेरियन फलाई खिदमात
वगैरह आपने की उससे related। और आपका जो लम्स वाला क्वेश्चन था कि लम्स में कुछ दिन पहले तकरीब हुई है, तो वहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह हुआ है, तो उस पे नाजेबा हरकत हुई हैं और स्टूडेंट्स वगैरह ने की हैं, लड़का लड़की ने, और जो ये चीजें हैं और क्या ये चीजें होनी चाहिए, आई थिंक यही क्वेश्चन था आपका। तो वेल इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरा इस बारे में एक क्लियर कट पॉइंट है। ठीक है, बेशक मैं इस कंट्री में बैठा हूँ जो कि वेस्टर्नाइज कंट्री है, जिसका मॉडर्न सिस्टम है, मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि जो जिस तरह की कंट्री है वहाँ के लोगों को उस तरह चलना चाहिए। हमारे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं हमारी कंट्री के अंदर कि जो कोई इस तरह की बात करता है उसको कंजर्वेटिव कह दिया जाता है, बट यू शुड रिमेम्बर दैट यू आर बोर्न इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसको कायदे आजम ने हिंदुस्तान से इस्लाम के नाम पे अलहदा किया था कि जो हिंदुओं का कल्चर है, जो उनका मजहब है, जो उनकी सारी चीजें हैं, उसके साथ हमारा रिलीजन मैच नहीं करता, हम उनमें रह के अपने रिलीजन को नहीं रख सकते। ठीक है, तो वहां हम सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलहदा कंट्री दी जाए, हमें ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ मुस्लिम्स हैं यहाँ बना, और हमें एक मुल्क पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह का शुक्र है हमें मिल गया। अब ऐसे मुल्क में अगर हम ऐसे कल्चर को लेके आते हैं जो कि फॉरेन सपोर्टेड है, स्पेसिफिकली दूसरी कंट्रीज का, तो ये बहुत गलत बात है। फिर अगर तालीमी इदारों में आता है तो वो उससे भी ज्यादा गलत बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कहीं ना कहीं वजह यह है कि ये इस तरह होता क्यों जा रहा है, उसकी वजह यह है कि इसको एक बड़े ही परफेक्ट तरीके से इसको इन चीजों को हमारी कंट्री में डाला जा रहा है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो इस टाइम दो उनमें डिवाइड है, दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप है जो कि बात करता है शरीयत की और उस लॉ की बात करता है, दूसरा ग्रुप है जो कि एक्सट्रीम लिबरल साइड पे चला जाता है, जो कि पूरा वेस्टर्नाइज, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले अवार्ड वगैरह देखे तो उसमें आपने जो ड्रेसिंग देखी उस तरह का एक है। तो ये मतलब दो तरह के हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वो चाहते ये हैं कि इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाए, बस उनका सिंपल सा एजेंडा है। और दिस इज द फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, अगर कोई समझना चाहता है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर यही है कि एक साइड पे एक सारे के सारे जी एक ग्रुप खड़ा हो जो कि डंडा बरदार ग्रुप, और उसने लिया और उसने कहा हो कि हम ये चीजें कंट्री में नहीं होने देंगे। दूसरी साइड पे जो ग्रुप खड़ा हो वो थोड़ा सा डंडे के साथ साथ उनके पास बॉडी गार्ड्स भी हो, उनके पास पैसा भी हो, बनकर गाड़ियां भी हो, और वो कहें जी हम तो वेस्टर्नाइज हैं और ये वो, और हमारे के वो ये भी बातें कंट्री में, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, हमारी कंट्री में ये भी बातें होने लग गई हैं अब कि पाकिस्तान, कायदे आजम पाकिस्तान को एक सेकुलर कंट्री बनाना चाहते थे। ठीक है, ये बातें भी हो रही हैं। और ये और कोई बातें नहीं कर रहा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े प्रोफेसर ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे हैरत होती है, और वो प्रोफेसर भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता नहीं तो ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो क्लिप्स ट्विटर और इधर उधर चलेंगे तो बहुत ट्रिगर हो जाएंगे, और वो फिर करते क्या है, वो ट्रिगर होने के बाद ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को टैग करते हैं कि अच्छा आपने इस बंदे को अवार्ड दिया, देखें ये तो किस तरह की बातें कर रहे हैं यार, ये तो मतलब वो बातें कर रहा है जो आपकी कंट्री में नहीं। लेकिन आपको ये चीज जाननी पड़ेगी कि आप को जो पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपको अपना दीन तो नहीं भूलना। ठीक है, और आपको कोई भी मुल्क इसमें मना नहीं करता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप ग्रीस की बात करें अगर, ठीक है, तो ग्रीस में अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को इतना सख्ती से फॉलो किया जाता है कि वो लोग इसको बहुत एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इंटरनेशनल बताने लगा हूं, और ये जो व्यूअर्स हैं उनको सुन के शौक होगा। हमारा इस्लामिक मुल्क है, हमारा इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान है। ठीक है, हमें पर्दे की तलकीन है इस्लाम में और ये सारी चीजें, लेकिन हमें कहा यह जाता है कि आप किसी पे जबरदस्ती ना करें, आप ये ना करें वो। मैं कहता हूँ कि जबरदस्ती किसी पे नहीं करनी चाहिए, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप ये बता सकते हैं दैट यू आर लिविंग हियर। तो ठीक है, अगर आप यूरोप के अंदर हैं तो वहां पे आपका वो है, आप वहां पे रह रहे हैं, अब आपकी वहां पे आपका रिस्क है, सारी चीजें आपको उनके मुताबिक चलना पड़ता है, एक डिफरेंट सिनेरियो है सारा। लेकिन आप अपनी कंट्री में रह रहे हैं तो वहां तो एटलीस्ट अगर आप जो आपका रिलीजन है उस रिलीजन को आप प्रैक्टिस करें। मैं आपको एग्जांपल ये बताने लगा था कि व्हेन आई वेंट टू न्यूयॉर्क इन 2018, so before going to the youth assembly I was living with my friend who was living in
इन अ ज्यूइश कम्युनिटी। तो वो एक ज्यूइश कम्युनिटी में रह रहा था, यहूदियों की जो कम्युनिटी है। तो वहां से मुझे थोड़ा सा पता लगा कि यहूदियों का और जो ज्यूइश कम्युनिटी है उनका कल्चर क्या है। ठीक है, तो मैं उस पे कल्चर पे कमेंट नहीं कर रहा कि उनका कल्चर किस तरह का या क्या चीज है। मैं जैसे आपको सारी जितनी भी आपके देख रहे हैं व्यूअर्स, मैं उनको बता रहा हूँ कि उनका क्या सिस्टम मैंने देखा। तो मैं वहां पे 1-2 हफ्ते रहा, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि वो अपने जो उनका रिलीजन है उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। वो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि जो उनकी अपनी हॉली बुक है, वो जब काम पे जाते हैं तो ज्यादातर ने ऐसे उठाई होती है सीने से लगा के। उन्होंने ब्लैक कलर का पूरा ड्रेस पहना होता है, अपनी कैप और वो सारा जो लंबा उनका है ड्रेस जो घुटनों तक जाता है वो पहना हुआ, और अपनी हॉली बुक, और काम पे जा रहे हैं, वहां जाते हैं जाके कैप उतारी और अपनी हॉली बुक ऊपर रखी और काम वगैरह शुरू कर दिया। मैंने वहां पे चीज नोट की जो कि एक, आप पता नहीं आपको इस बात का पता है नहीं, लेकिन आपको क्या पता है कि उनके स्कूल्स अपने अलग हैं। वो अपने बच्चों को, जो मोस्ट ऑफ द जो कंजर्वेटिव किस्म के इसमें है, जो कि पूरी तरह अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने बच्चों को मुस्लिम्स के साथ या क्रिश्चियंस के साथ नहीं पढ़ाते। उन्होंने अपने ज्यूस स्कूल्स अलहदा से बनाए हुए हैं, ताकि वो जो उनके रिलीजन में चीजें हैं वो उन्हीं चीजों की तालीमात दें। ठीक है, लेकिन आप हमारा करिकुलम उठा के देख लें तो हमारे करिकुलम में सिर्फ बच्चे को अरबी का याद कराया जाता है कि अरबी में गिनती याद कर लो। बच्चे को अजाब लगता है, मैं ये अरबी कैसे याद करूं। लेकिन बच्चे को क्या आप ये फोकस क्यों नहीं करते कि आप बच्चे को कुरान पाक का जो तर्जमा है, अगर आप वही बच्चे को क्लासेस में डिवाइड कर देना कि हमने कुरान पाक के जो 30 पारे हैं वो हमने क्लास 1 से लेके हमने उसके यूनिवर्सिटी लेवल तक, मास्टर पीएचडी तक, हमने उसे जितने अल्लाह ताला ने हर मसाइल डिस्कस किया हुआ है कुरान में, हमने बच्चे को उसकी तालीम देनी है, तो वो सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन वो चीजें नहीं है हमारे करिकुलम में। हमारे करिकुलम में क्या है, वो जी अरबी पढ़ा दी, अरबी की टीचर है, उसे भी सिर्फ वो अरबी ही थोड़ी सी आती, उसने वो किया इधर तक। अच्छा, उसके बाद क्या आपको पता है कि मैंने न्यूयॉर्क में ये देखा कि वहां पे ज्यूज की जो बस है उसमें पर्दा लगा हुआ है। हमाद, उसमें दरमियान में पर्दा लगा हुआ है, ऐसे बिल्कुल एक ब्लैक कलर का, और सही। एक साइड के ऊपर फीमेल्स बैठी हैं और एक साइड पे मेल्स बैठते हैं। अच्छा। ठीक है, और ये मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हमारा जो मीडिया है ना इंटरनेशनल, वो ये चीजें नहीं बताता, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड होती हैं, ये चीजें मंजरे आम पे नहीं लाते। लेकिन वो अपनी रिलीजन के बारे में जो वेस्ट है वो इसको बड़ा सख्त है। नो डाउट जो कुछ हैं जो एथिस्ट, ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ एथिस्ट वगैरह ज्यादा। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आपका रिलीजन प्रैक्टिस करने में, अनलेस यू आर अ पीसफुल टाइप ऑफ अ पर्सन, आप अपना पीसफुल, आप अमन से, आप सारी चीजों से आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो हमारे जो तलीमी इदारे हैं उनको भी ये चीज चाहिए कि वो कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस बनाएं। जैसे आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, एक और वीडियो देखी थी, आई थिंक शायद आप उसी की बात कर रहे हैं, जिसमें एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है यूनिवर्सिटी के अंदर और वो वायरल हो अ, जाती है। नहीं आसिम वो भाई, शायद, वो भी वो एक अलग वीडियो है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की आई थिंक। सो ये जो मैं बात करूँ, ये लम्स की बात कर रहा था। इसमें ये है कि प्रॉपर गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज़ भी होते हैं, और प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक डांस हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, और इस तरह का उन्होंने लिबास ज़ेब तन किया होता है जो कि एक इखलाकियात के दायरे में नहीं आता। सो जी जी, हाँ, तो ये चीज़। ये बिल्कुल भी, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं समझता हूँ कि वी आर लिविंग, इफ वी आर इन पाकिस्तान, हम अगर पाकिस्तान की टेरिटरी में मौजूद हैं, सो ऑल द लॉज, ऑल द इस्लामिक लॉज should be implemented and they are applicable as well. If you are student or if you are even organization, if you are university, you have to follow these laws. अगर आपको वो लॉज फॉलो नहीं करने, इफ यू वांट टू फॉलो द वेस्ट, इफ यू वांट टू फॉलो अनदर कंट्री, जस्ट मूव बैक टू दैट कंट्री। उसे उधर उधर जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन या खोल लें, सारे बच्चों को ले जाए, उन्हें कहा हम इधर एडमिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सही ये बात। समझता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस है, हाँ, ये मैं ये भी नहीं कहता, ये भी नहीं कहता कि जैसे आपने कोई थोड़ी देर पहले बात की कि कोई डीन थे, उन्होंने देखा दो बच्चों को, लड़का लड़की इकट्ठे हैं, तो उन्होंने उनको पेपर में फेल करना शुरू कर दिया। तो मैं ये भी नहीं कहता कि ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि देखें, अगर तो आप बच्चों को को एजुकेशन आपने कंट्री में सेटअप बनाया है, जब आप उनको को एजुकेशन पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ये तालीम लाजमी दें कि बेटा, जो हमारा कुरान कहता है कि आप जो हमारा दीन कहता है
कि जो नेक मर्द है वो उनके लिए जो ऑपोजिट जेंडर है वो नेक होगा, जो बुरे हैं उनके लिए बुरा होगा, ये चीजें उनको सिखाएं, उनको ये सिखाएं अच्छा। कि इस्लाम में ये चीजें लिमिट्स रखी हुई हैं, आपको कोई पसंद है आप उससे निकाह कर लें, इस्लाम ये चीजें मना ही नहीं करता। इस्लाम तो ये कहता है कि आपको कोई पसंद है आप उसको निकाह का पैगाम भिजवा दें, ठीक है, अपनी फैमिली के जरिए। और ये चीजें, ये वाली चीजें सिखाएं। और फिर अगर स्टडी के मामलात में इन केस आप लैब में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आपका फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन है और आपका अगर है जैसे आप किसी भी कम्युनिटी में करते हैं, तो इसमें दैट्स नॉट अ थिंग, इसमें इसमें ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई हमारे ऐसे होते हैं कि वो इन चीजों के ऊपर छपड़ियां पीछे लगा रहे होते हैं, लेकिन खुद ही अंदर अंदर से इन चीजों को प्रमोट भी कर रहे होते हैं। मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, आपको पता ही है हमारी। तो हम्म। ये इस लेवल पे भी नहीं करना चाहिए, और इस लेवल पे भी नहीं, जैसे आपने कहा कि लड़के लड़कियों का डांस और वो करते, और ये तो बहुत ही खराबी है इसमें, मतलब ये बहुत खराबी जी। है, ये नहीं होना चाहिए। आस जी, आसिम भाई बिल्कुल ऐसे ही है, और हम एक इस्लामिक स्टेट में रहते हैं तो हमें कम से कम उसके रूल्स को फ़ॉलो करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही हमें बात है। फॉलो करना है। जी। आसिम भाई मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने डियाना अवार्ड विन किया, ठीक है, आप यकीन मानें कि मुझे तो आपके अवार्ड का पता है, और न्यूज़ में भी मैंने आपका सुना था, आपने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई थी अपने पेज पे आई थिंक, या स्टेटस पर। तो कहने का मकसद ये है, अगर मैं पाकिस्तान की मेजॉरिटी उठा के देखूं तो अभी भी 30% या 20% लोगों को आपके बारे में पता होगा, जिन्होंने डियाना अवार्ड विन किया। 70% लोगों को नहीं पता होगा। और वहाँ उसके ऑपोजिट अगर मैं एक ज़ारा नईम डार साहिबा को देखूं, जिनके बारे में शायद आपको भी पता हो, जो कि अलीम डार की आई थिंक भतीजी है। सो कहने का मकसद ये, अलीम डार उनके चचा हैं, सॉरी। सो कहने का मकसद ये है कि वो ज़ारा नईम डार ने ACCA का एग्ज़ाम दिया, और वो उन्होंने मतलब उसमें आई थिंक कौन सी पोजीशन ली, फर्स्ट ली या जॉब ही लिया। वो उस जो मामला है, जो उन्होंने पोजीशन ली, आज उसको 8 से 9 मंथ्स हो गए, लेकिन हर आदमी को ARY वालों ने उनको इनवाइट किया अपने शो पर, और हर पाकिस्तान के हर बंदे को पता होगा, यहाँ तक कि अब तक लोग उनको मतलब गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट इदारे। तो कहने का मकसद ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वही लोग ऊपर आते हैं या सोशल मीडिया की जीनत बनते हैं, या हर रोज़ खबरों पर और हर शख्स को पता होता है, जो कि जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है, या जिनके ऐसे वालदेन ऐसे होते हैं जो कि सियासत में होते हैं और बड़े बड़े ओहदों पे होते हैं, जिनकी वजह से वो, अगर उनका बच्चा कोई अचीवमेंट करता है तो पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। लेकिन अगर हम उस तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को देखें जो कि अचीवमेंट्स करते हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, इसकी क्या वजह है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वेल इसकी ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सो आप दैट मीन्स यू आर वेल प्रिपेयर्ड हमाद, मतलब ये मुझे आपका क्वेश्चन बहुत पसंद आया, बिकॉज आई वुड लाइक टू आंसर इट। क्योंकि ये बहुत अहमियत का हामिल इस वजह से है कि ये चीज़ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर आपके नाम के साथ तरीन लगा हुआ है, आपके नाम के साथ कुछ ऐसे नेम्स लगे हुए हैं, ठीक है, आप कंट्री के मोस्ट पावरफुल उससे बिलोंग करते हैं, तो जो आप हैं वो आपको प्रमोशन ऑटोमेटिकली, ये जिसे कहते हैं ना सोने का निवाला लेके, तो सोने का निवाला लेके आप मीडिया पे आके बैठ जाते हैं। और वेरी अनफॉर्चुनेट, एक और मैं आपसे बात करूंगा जो हमारे मीडिया का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जो हमारा मीडिया है वो पार्टी गर्ल को सपोर्ट करने वाला मीडिया है, सॉरी टू से। वो एक गर्ल की पार्टी हो रही है गाड़ी के आगे, तो वो हमारे मीडिया ने उसको दिखा दिखा के हमारे कुछ ऐसे इदारे हैं हमारे, उन्होंने उनको बुलाया जो टेलीविजन के हैं, उनको इतना लाइमलाइट दी कि जी इस लड़की का 30 सेकंड का क्लिप वायरल हो गया, और उसके बाद इसने फेम हासिल कर लिया और ये हो गया। भाई उससे आपके मुल्क को क्या फर्क पड़ा है? मुल्क में तो अभी भी फिर 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है, आपके मुल्क के अंदर 12 घंटे की अभी भी लोड शेडिंग हो रही है। आपका जो गरीब है वो इंसान अभी भी बगैर रोटी रात को खाए सो रहा है, बल्कि पहले तो वो फिर भी कुछ खा लेता था, अब तो उसको वो एक रोटी भी नहीं मिलती, ठीक है। वो बेचारा बचे हुए, एक मैंने तस्वीर देखी सोशल मीडिया पे कि एक गरीब इंसान एक नाले के पास किसी ने अपना खाना फेंका हुआ था और वो वहां से उठा के खा रहा था। ये हमारे मुल्क की कंडीशन है, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं। लेकिन हमारा मीडिया जो है वो ऐसे लोग जो कि
फलाई खिदमत कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे जो मेरे बाकी जो साथ हैं जिन्होंने अवार्ड जीते हैं उसमें भी बहुत कुछ ऐसे हैं अच्छे अच्छे जिनको मैं कंसिडरेबल कहूँ, फलाई खिदमत कर रहे हैं, बेलौस खिदमत कर रहे हैं। मतलब कोई मतलब हाईलाइट है भी तो थोड़ी बहुत। मेरा भी दो चार न्यूज चैनल्स ने जो है वो इंटरव्यू लिया है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं उन लोगों के साथ जिनको बगैर किसी इतनी बड़ी कोई रिकॉग्नाइजेबल अचीवमेंट के बगैर लाइमलाइट दिया, तो वो हमारी वाली उसके सामने जीरो के बराबर है। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो अभी तक मैंने आपको कहा वो एक गुलामाना सोच के साथ ऑब्सेस्ड है। वी आर लाइक पाकिस्तानी निजाद फलाने बंदे ने ये चीज अचीवमेंट ले ली, ठीक है। जैसे आजकल एक और चल रहा है कि जी कोई हैं जिन्होंने इंग्लैंड की आर्मी के अंदर एज अ कैप्टन, यानी कि उनकी नेवी है पता नहीं, उसमें एज अ कैप्टन उनकी जो है वो हो गई। तो हर कोई उनके नेम के साथ पाकिस्तानी लिख रहा है। अब बट यू, ठीक है, नो डाउट इट्स अ रिकॉग्नाइजेबल अचीवमेंट एज वेल, बट डू यू नो दैट कि लाइक शी ही इज सर्विंग इन सम अदर कंट्री, तो वो उनके कंट्री के इदारे में काम कर रहा है उनको। अब हम कुछ चीजों में ऐसे कहते हैं जी पाकिस्तानी निजात बॉक्सर ने अवार्ड जीत लिया। अवार्ड किसके लिए जीता है? बर्तानिया के लिए। मलका बुला रही हैं उनको, और अवार्ड किस चीज के लिए दे रही हैं? बर्तानिया के लिए। उनको स्पॉन्सर किसके लिए है? बर्तानिया के लिए। और हम लोग बीच में ऐसी पुप्पो बन के हम लोग उस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्रेडिट नहीं बनता लेना, कि भाई उसने अचीवमेंट किसी और कंट्री के लिए। और जो हमारा बॉक्सर है वो बेचारा, आपको पता है जो हमारा भी एक बॉक्सर है वो, उसकी भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। हमारा एक स्क्वॉश का बड़ा मशहूर प्लेयर है, मैं उसका इंटरव्यू कुछ दिन पहले देख रहा था, वो बता रहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं ट्रेनिंग कर सकूं अभी तक, जबकि मैंने इंडिया के स्क्वॉश के प्लेयर को हमेशा हराया आज तक, ठीक है। और इंडिया का स्क्वॉश के प्लेयर को एक स्पॉन्सर 5 से 6 करोड़ देता है, और मुझे अभी तक मेरे वालिद साहब सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मीडिया के लिए तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट रखती है, हमारे मीडिया के लिए तरीन ग्रुप, हमारे मीडिया के लिए ये पॉलिटिशियन, हमारे मीडिया के लिए वो पॉलिटिशियन, और इन लोगों को लाइमलाइट मिलती है, और फिर स्पॉन्सर्स भी इन्हीं के पास आते हैं, सारी चीजें इन्हीं के पास आती हैं। और वो जो बेचारे अपनी पॉकेट से कुछ ना कुछ कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, वो अपनी कम्युनिटी से पॉकेट से ही करते रहते हैं। क्या हम लोगों ने कितना ईदी फाउंडेशन को बीइंग अ गवर्नमेंट हम लोगों ने सपोर्ट किया, वो एक बहुत सही काम करते हैं ना, हमने कितना बीइंग अ गवर्नमेंट सपोर्ट किया। हमारी कितनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ईदी फाउंडेशन को करती हैं, करते भी हैं तो इंडिविजुअल लोग करते हैं जिससे वो सारा सर्कल चलाते हैं। हमारी जेडीसी की फाउंडेशन बनी हुई है जो कराची में, जो इतना बड़ा राशन तकसीम करते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। लाइक अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो उन्होंने पूरे पूरे गोदाम भरे होते हैं, आपने अगर कभी हमाद देखी हो तो। लेकिन हम उसको, उनको कितना, वो जेडीसी का जो हेड है उसको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि ये पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहा है, आप इसकी हेल्प करें, ये भी इस लेवल पे कर सकता है। जो एग्जैक्टली। हमारा मीडिया ये नहीं करता। इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा। जी जी। जिस दिन मुझे अवार्ड मिला तो उस दिन हमारे अवार्ड वाले से दिन, एक दिन पहले, या आई थिंक उससे नेक्स्ट डे, हमारे डीजी रेंजर सिंध है, उनकी एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे पाकिस्तान में, वो एक मेडिकल कॉलेज की तकरीब में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे कंट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है वो हो ये रहा है कि इस टाइम ऐसे जो इश्यूज हैं जो कि हमारी कंट्री में बहुत कम पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न या अदर कंट्रीज, उन चीजों को हाईलाइट करके बाहर से रिकग्निशन हासिल की जा रही है। तो उसमें उन्होंने वो ऑस्कर अवार्ड वाली बात की और उनकी बात की, और नो डाउट, ठीक है, उनकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। बहुत अच्छी उन्होंने बात की, और उन्होंने ये कहा कि अब से हमने ये करना है कि हमने अपने जो यूथ के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वो है, उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दिखाना है और उनको रिकॉग्नाइज करवाना है कि ये असल पाकिस्तान का इमेज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बात सही की कि बाहर के मुल्कों में इतने ज्यादा एसिड अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट्री बना के इंटरनेशनल मीडिया में भेज दी जाए और ये बताया जाए ये चीज, यानी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बताया जाए। लेकिन वो, उन्होंने ये बात बहुत अच्छी हाईलाइट की कि जो हमारे अपने बच्चे काम कर रहे हैं मुल्क के अंदर, उन चीजों को अब हमने लेके जाना है। लेकिन होता क्या है, ये जो आपका सवाल था उसके साथ मैं इसको अटैच करूंगा, होता ये है कि हमारे जो अपने काम कर रहे होते हैं उनको क्योंकि लाइमलाइट नहीं मिलता, वो ऑस्कर के लेवल तक या वो डियाना अवार्ड के लेवल तक या उस तरह नहीं पहुंच पाते।
कुछ होते हैं 4-5 मेरे जैसे जो होंगे जिनको थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, या जिन्होंने खुद थोड़ा सा सीखने की कोशिश की है, बुलिंग फेस की, वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ज्यादातर आप इसी तरह ही देखेंगे, आप पाकिस्तान के लिए जिस किसी को अवार्ड लेता देखेंगे, उसने पाकिस्तान की नेगेटिविटी की बेस पे अवार्ड लिया होगा हमेशा। ठीक है। और एग्जैक्टली। जो हमारा मीडिया है उसने हेडलाइन पे चलाया होगा। आपको पता है कि जब पाकिस्तान में इस साल 6 बच्चों को अवार्ड मिला, तो 3 दिन बाद एक टीवी चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे मतलब हेडलाइन चलाई। ठीक है। जबकि जो हमारे साथ कंपैरेटिव कंट्रीज हैं, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है, उन्होंने उसी दिन ही उन सारे बच्चों को हाईलाइट किया, उसी दिन उनके अखबारों में आया, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि दीज आर आवर स्टूडेंट्स, दीज आर रेडी फॉर यू टू गेट एम्प्लॉयड इन योर कंपनीज। आज सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ क्यों बन गया? बिकॉज उसे इंडिया ने गूगल तक पहुंचाया है। इंडिया ने उसको बताया कि ही इज सुंदर पिचाई, ही इज रेडी टू लीड योर कंपनी, यू नो, और ही इज हैविंग कांटेक्ट विद द international marketing personals, and he has an exposure, he has an experience। उसे बढ़ा चढ़ा के बताया। और वो गूगल के सीईओ, नो डाउट उसकी अपनी एबिलिटीज भी हैं, हर चीज है, ठीक है, लेकिन वो बन गया। माइक्रोसॉफ्ट में देखें, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इंडियन। जितनी आप कोका कोला कंपनी उठा के देख लें, उसके सीईओ इंडियन। कहीं ना कहीं मतलब उनका, ठीक है, उनका मीडिया ये दिखाते हैं कि वहां पे एक अर्नब गोस्वामी बैठा हुआ है जो कि बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं एजेंडे पे, लेकिन उसको दूसरी जगह ये भी पता है कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने हीरोज को हाईलाइट लाजमी करना है, ताकि ये हमारी कंट्री को जाके जब बाहर लीड करेंगे तो वो चीज होगी। आज सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बना तो क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि जब वो गूगल का सीईओ बना तो उसने $60 बिलियन से ज्यादा की इंडिया में इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया कि जो गूगल इन्वेस्ट करने जा रहा है। आज अमेजोन प्राइम इंडिया में बहुत अरसे की मौजूद है, और वो यूएस के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क इंडिया में बना चुके हैं। ठीक है। अमेजोन मौजूद है, और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज, पेपॉल वगैरह सारी अभी तक पाकिस्तान में जो नहीं आई वहां पे मौजूद है, बिकॉज वहां पे ये चीज है कि हमने प्रमोट करना है। लेकिन अगर आप ये चीज देखेंगे पाकिस्तान में, तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को थोड़ा बहुत इदारों में एहसास होता है, तो वो हमारे, मुझे आर्मी का इदारा नजर आया। मैं खुल के बात करूंगा, वो आर्मी ही हाईलाइट करती है उस चीज को। मतलब अगर आप किसी भी चीज के हवाले से देखें, आप देखें कि अगर आर्मी को लग रहा है ही डिजर्व दैट, ये डिजर्व करता है, इसने को पाकिस्तान के लिए एक्नॉलेजमेंट हासिल की है, तो आप देखेंगे कि आर्मी उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, उसे रिस्पेक्ट दे रही है। जब मैंने पाकिस्तान को यूएन में रिप्रेजेंट किया, एक ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट किया, मैंने पाकिस्तान का केस रखा। डू यू नो दैट व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान आई वाज इनवाइटेड बाय द आर्मी, और उन्होंने मुझे बुला के कुछ नहीं, मुझे उन्होंने कहा कि आपने ये कर देना हमारे लिए, आपने, हम आपको कल को रिक्रूट कर लेंगे, आपने ये कर लेना है। उन्होंने मुझे बुला के सिर्फ कहा कि वेल डन जेंटलमैन, यू हैव डन अ ग्रेट वर्क, और आपने जबरदस्त काम किया है हमारे मुल्क के लिए, और आपने हमारा दिल खुश कर दिया है। और साथ चाय उनके साथ पी, और जनरल साहब ने बुलाया मुझे। ठीक है। एक हमारे बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट शेर अफगन साहब, पाकिस्तान के जनरल, अभी रिटायर हुए हैं दिसंबर में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, कोर कमांडर बहावलपुर से। लेकिन अ, जिस इदारे को यूथ के लिए, पैगाम के लिए, मुझे लेक्चर के लिए बुलाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि मैं यूएन लेवल तक, यूनाइटेड नेशन लेवल तक अपनी 21 साल की एज में कैसे पहुंच गया, उन्होंने कहा कि मुझे मैसेज करके कहा दैट वी आर प्लानिंग एन इवेंट फॉर यू, हम आपके लिए एक इवेंट रखने जा रहे हैं जिसमें 400-500 बच्चा होगा। वो प्लान हो रहा था मार्च से, अप्रैल से, मई से जून आ गया, तो कहा कि जी वो हमारे पास टाइम नहीं मिला, एक्चुअली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी और करने के लिए, हमारे पास ढोल धमाके भंगड़ों वाले इवेंट्स थे, एक्चुअली वो पहले करने चाहिए थे, तो इस वजह से मतलब टाइम नहीं आपको अनफॉर्चुनेटली दे सकते। ठीक है। तो ये वाली चीजें तो हमारे हैं, और इस पे अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो सारा टाइम इसी पे जा सकता है। तो ये तो है, तो हमारे मीडिया को ये चीजें रियलाइज करनी चाहिए। कुछ हमारे मीडिया के इदारे बहुत अच्छे हैं, कुछ हमारे जर्नलिस्ट बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी डियाना अवार्ड की अगर मैं बात करूं, तो इसमें हमारा एक जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस न्यूज के लिए वो काम करते हैं, उनका नाम एहसन कमरे है। तो ही इज अ ग्रेट कॉलमनिस्ट, एंड ही इज वेरी यंग, आई थिंक मुझसे थोड़े से एज में होंगे बड़े। तो वो, उन्होंने जैसे ही देखा कि पाकिस्तान की यूथ की अचीवमेंट आई है, उन्होंने अपनी जो कलम की ताकत है उसको यूज करते हुए, मैंने उनसे राब्ता नहीं किया, मैंने उनको नहीं कहा कि मैं आपको, मैं स्पॉन्सर कर दें कोई, ये उन्होंने सारे जो अवार्ड विनर्स थे उनसे राब्ता किया और उनकी डिटेल्स ली, और नेक्स्ट डे इट वाज पब्लिश इन द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। ठीक है। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 2-3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पब्लिश करवाया इस चीज को, और वहां से मामला स्टार्ट हुआ, तो कुछ चैनल्स पे आ गया और ये।
लेकिन जैसे आपने बात की, अभी भी सिर्फ 10-20% ही जानते हैं, बाकी जो जानता है वो ये पौड़ी गर्ल और इन्हीं को जानता आसिफ भाई बिल्कुल आपने सही कहा। और वो कौमें जो इस तरह की तालीम के ऊपर इन चीज़ों को फोकस देती है जिनका आ, मुल्क की तरक्की से कोई वास्ता नहीं होता, वो कौमें फिर इसी तरह से ही तरक्की करती हैं जो आपके सामने, आपके और मेरे सामने है। सो आसिम साहब, मैं आपसे आखिर में एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं आपसे जब भी बात करता हूँ हमारा सेशन कम से कम 1 घंटे का जाता है, क्योंकि मैं अपने नॉर्मली सेशन मेरे 30 मिनट 35 मिनट्स के होते हैं, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगता है और बहुत सी चीज़ें लोगों के सामने आती हैं, तो ये एक अच्छी बात है। सो आसिम भाई, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ, आप हमारी यूथ को और हमारी नौजवान नस्ल को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या पैगाम देना चाहते हैं? है। वेल, हम आज क्योंकि देखिए नेशनल टेलीविजन पे जो होता है वो आपको एक लिमिटेड टाइम मिलता है, 5 to 6 मिनट्स मैक्सिमम, उसमें भी आप अपनी सारी बातें कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने सेशन चलता गया, और आई एम होपफुल कि जो जो भी इसको देखेगा, स्पेशली जो यूथ है, उनको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी भी बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाली हैं। अभी हमारे बच्चों का बहुत पिछले 2 साल में एजुकेशन का बुरा हाल रहा है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो उस दिन वो भी मैं कहूंगा वो किसी ना किसी दिन हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या हुआ क्या बच्चों के साथ 2 साल। ज़रूर ठीक इंशाल्लाह। है। हाँ, जी। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलरली, यानी कि जो बच्चों के आजकल ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं ना ऑनलाइन जी क्लासेस, जी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे किसी दिन। ज़रूर तो इंशाल्लाह। जो आपने मुझे लास्ट क्वेश्चन पूछा वो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो पैगाम है यूथ को, वो 2-3 पैगाम है। एक तो पैगाम ये है कि कोई भी काम छोटा नहीं है, छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। लिटरली ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज के इस टाइम सीईओज बने बैठे हैं, इन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, अनलेस कि कोई ऐसा एग्ज़ैक्ट पैदा हुआ हो जो कि ऐसा मतलब रिसोर्सेज लेके पैदा हुआ हो, लेकिन ज्यादातर आपको पूरी दुनिया में लोग मिलेंगे जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। ठीक है। हुँ, आप चाहे यूनिवर्सिटी में है, वहां पे पूरी मेहनत करें, और अपनी डिग्री के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। आप साथ साथ एग्ज़ैक्ट अपने क्या कहते हैं, जो डिफरेंट आजकल स्किल्स आ रही हैं आपके पास, जिसमें कंप्यूटर की और आईटी की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एग्ज़ैक्ट इम्प्रूव करें। ठीक है। अपना सोशल मीडिया के ऊपर सारा का सारा टाइम मत वेस्ट करें। हाँ, ठीक है। मैंने अभी 2 महीने बाद जाके कोई एक ना छोटा सा, जिधर मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ, तो मैंने वो छोटे से क्लिप्स लेके उसकी वीडियो, मेरे पास 2-2.5 महीने बाद टाइम मिला कि वो मैं वीडियो कंपाइल करके एक छोटी सी बनाऊं, तो मैंने बनाई है। हुँ, हुँ, जब कुछ कर लें, साथ साथ कुछ कर लें, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम इन चीजों को भी दें, लेकिन अपना मोस्टली टाइम न्यू न्यू लर्निंग पे लगाएं, नई नई चीजें सीखें, और इस दुनिया को बताएं कि आप यंग सी एज में क्या कर रहे हैं। ठीक है। एक तो ये पैगाम है, ये सारी चीजें स्किल्स के साथ साथ हो सकती हैं जब आपके पास स्किल्स सही। होंगी। जी, जी। जो दूसरा पैगाम है वो ये है कि जो आपका आपके पास ये जो रिसोर्सेज हैं जितने भी हैं, इसके अंदर अगर आपको आपको कोई बुलिंग फेस करनी पड़ती है, कोई आपकी टांगे खींचता है, तो टांगे खींचने से घबराना नहीं है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि देखें, अल्लाह ताला ने आपका रिस्क मुकर्रर किया हुआ है, अल्लाह ताला ने आपकी अचीवमेंट मुकर्रर की हुई है। ठीक है। अल्लाह ताला ने ही आपकी सक्सेस मुकर्रर की हुई है, और अल्लाह ताला ने अगर कोई आपको किसी छोटी सी जगह पे रोकेगा, तो अल्लाह ताला आपको पूरी दुनिया के सामने किसी और जगह से ले आएंगे। ठीक है। हुँ, दुनिया में एग्ज़ैक्ट किसी और जगह से ले आएंगे। ठीक है। मतलब जी, मैंने अगर काम एक पाकिस्तान में किया है बैठ के, तो अगर मुझे पाकिस्तान में किसी ने वहां से रिकॉग्नाइज नहीं किया उस काम के लिए, तो कोई मसला नहीं है। इज्जत अल्लाह एग्ज़ैक्ट ताला ने आपको देनी है। मुझे किसने रिकॉग्नाइज किया? जो एक रॉयल फैमिली का एक बनाया हुआ यूके का अवार्ड है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि बिल्कुल बाइस पे नहीं है, जहां पे मैं किसी को सिफारिश भी नहीं कर सकता कि यार मैनू अवार्ड से दबा दे, वो भी नहीं है। ठीक है। उन्होंने मुझे किया रिकॉग्नाइज, कि मुझे अचानक से ईमेल आती है दैट यू हैव बीन अवार्डेड विद दिस अवार्ड फॉर योर considerable achievements, and this is a greatest accolade a young person can get at the age of 25। तो ये उन्होंने बात की। तो ये जो चीजें हैं, ये आप अगर बेलॉस बगैर कोई एक्सपेक्ट किए करते रहेंगे, जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर अल्लाह, जस्ट एग्ज़ैक्टली। एक्सपेक्ट के आप सिर्फ हुँ, अल्लाह की खुशी के लिए कर रहे हैं, हुँ, आपको खुद ब खुद अचीवमेंट्स मिलती जाएंगी। फिर आपकी राह में जो भी आता है, हमारा एक और बहुत प्रॉब्लम इस टाइम जो यूथ के साथ चल रहा है पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारी हर चीज ऐसे हो गई है जो कि सिफारिश
पे मबनी हो गई है, तो हम एग्जैक्ट। लोग हर चीज में, हाँ, हम लोग हर चीज में क्या करते हैं, हम अपने एक नेशनल इंटरेस्ट को, हम एक पब्लिक इंटरेस्ट को छोड़ के हम पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल गेन की तरफ आ जाते हैं। उसमें हम करते क्या है, एग्जैक्ट। उसमें हम ये करते हैं कि अगर हमें लगता है कि जी अगर इस बंदे ने गलत हरकत की है और अगर हम इसको बताएंगे कि तुमने गलत हरकत की है, तो मेरा तो इसके साथ काम खराब हो जाएगा, फिर ये तो मुझे वो कर देगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग उस पर खामोश रहते हैं, ठीक है, हम उस पर बात नहीं करते, और फिर जब हम खामोश रहेंगे, देन यू कांट मेक अ रेवोल्यूशन, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। Exactly. Asim bhai, thank you so much for giving us your precious time, and it was a very nice session with you, and I really enjoyed to talk with you. और होपफुली कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ मज़ीद सेशन भी रखूँगा और हम मज़ीद या चीज़ों पर बिल्कुल, भी मैं डिस्कस हमारा करें। आपको बिल्कुल कहूंगा कि लाइक अभी क्योंकि बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जी, जी। तो कुछ ऐसे में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करनी ठीक है। चाहिए। इवन इफ यू कॉल समवन एल्स, बेशक बुलाएं, लेकिन ये जो बच्चों के साथ 2 साल ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे व्हाट्सएप वाला मजाक हुआ है ना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली। हमारा फ्यूचर है। जो इस टाइम हमारा मैट्रिक में और एफएससी में है ना बच्चे, ये हमारा फ्यूचर है, एग्जैक्टली। और हमारा फ्यूचर। डिजिटल फ्यूचर, जो फ्यूचर हम जा रहे हैं ना आगे, उसमें हमने इनसे काम लेने हैं। और जो इनको एग्जैक्टली। एजुकेशन प्रोवाइड की गई है यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, वो एक बहुत बड़ा मजाक किया गया है, और उसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, और उसके सोल्यूशंस के बारे में बात करनी बहुत। ज़रूर, ज़रूर आसिम भाई, इंशाल्लाह आप जिस दिन भी अवेलेबल होंगे इस वीक में, सो हम इंशाल्लाह वो भी सेशन रख लेंगे। और बिल्कुल हमें इन चीज़ों को उजागर करना चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें हो रही हैं। सो थैंक यू सो मच आसिम भाई, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें। और आप जिस पर्पस के लिए, एजुकेशन के पर्पस के लिए यूएसए में गए हैं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबियों से नवाजेगा। सो थैंक यू सो मच आसिम भाई फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।